Welcome all my dear students to the new session of chemistry. So in the previous session we were just discussing about the molecular orbital theory and energy level diagram. आज के सेशन में हम इसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे इस थियरी को। वैसे तो कंप्लीट हो गया था बट इसकी कुछ एप्लीकेशंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2C2-2 NO+ एंड Cu एंड Cn-। सब में वही ऑर्डर फॉलो होगा। एक इसमें दूसरा ऑर्डर, मैंने आपको दो ऑर्डर बताए थे ना, इसमें सेकंड ऑर्डर फॉलो होगा ये वाला, बाकी सब में सेम। बट ऑल आर हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन। सी नाइट्रोजन 7 + 7 14, कार्बन 6, दूसरा कार्बन 6 और 2 गेन किए तो 14, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और 1 डोनेट कर दिया तो 14, 6 प्लस ये कितना है देखो 8 14, 6 + 7 + 1 गेन किया 14। तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक, ये सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आएगी, सिर्फ इसकी अलग आएगी सेकंड ऑर्डर। बाकी बॉन्ड ऑर्डर सबका 3 आएगा ऑलवेज। आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, बॉन्ड ऑर्डर विल ऑलवेज बी 3। इस Cn- का याद रखना, कई बार ये लोग पूछ लेते हैं तो टेंशन नहीं लेना। Cn- 14, 6 + 7 और एक गेन किया 14 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देना σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 π2px2 = π2py2 σ2pz2 हो गए 14, 2 4 6 8 10 12 14। बस अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 14, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3, मतलब Cn में ट्रिपल बॉन्ड है, Cn- में कैसा बॉन्ड है ट्रिपल। तो ये सबका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ, नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन N2 इज लेस देन N2+, मतलब N2 में नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है और N2+ में नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है। N2 और N2+ में इसकी लेस है और इसकी ज़्यादा है। और ऐसा बोला है कि NO की बॉन्ड लेंथ, NO में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ है और NO+ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ है, उसमें इसकी ज़्यादा है इसकी कम है। देखो इसमें पॉजिटिव आयन की ज़्यादा है, इसमें पॉजिटिव आयन की कम है। उसका मतलब न्यूट्रल में से पॉजिटिव बना तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई और न्यूट्रल में से पॉजिटिव बना तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया। ऐसा क्यों? कोई एक फिक्स नहीं है कि न्यूट्रल में से पॉजिटिव बनाओ तो इंक्रीज या डिक्रीज, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो आप बॉन्ड ऑर्डर देखो, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे, आपको पता है ना कैसे निकाला जाता है, तो 3 आएगा और N2+ का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा और NO+ का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो नाउ बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। पहले आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन थियोरेटिकल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, एज वी नो द बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 is 3 and N2+ is 2.5. So while N2 is converted to N2+, N2 में कन्वर्ट होगा तो 3 में से 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीज्ड, सो बॉन्ड लेंथ विल बी इंक्रीजिंग, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई। And when NO is converted to NO+, then bond order is going to increase. See, so bond length will decrease because both are inverse. Clear? आया समझ में क्वेश्चन? See, these all questions are logical question. डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं कोई बोल देगा कि एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ये सब इसकी एप्लीकेशन है। दैट इज़ द साइंस। साइंस में आपने साइंस लिया तो आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, एक कलर, केमिस्ट्री में जब कोई भी कंपाउंड कलर दिखाता है ना, कलर, मान लो आपको कुछ कोई कहीं पे भी कलर दिखता है तो उसका एक ही रीज़न होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन, मान लो ये 1s2 2s2 2p3, 2p के बाद में 3s, तो एनर्जी 3s की ज़्यादा होती है, 2p की एनर्जी कैसी होती है, कम, 3s की एनर्जी ज़्यादा।
ये कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, इसने आपने इसे सनलाइट में रख दिया। किसमें? सनलाइट। तो लाइट आई तो लाइट में क्या होता है? एनर्जी। वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली, इस इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने से वो ऊपर चला गया। आपको तो पता है कि जब आप किसी भी को एनर्जी दो, किसी को भी, तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में गया, एनर्जी क्या कर ली इसने? एब्जॉर्ब। रिटर्न आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से आगे की ऑर्बिट में वो नहीं रह सकता है। रिटर्न आते वक्त वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज। कौन से फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ लाइट। और वो लाइट यदि विजिबल होगी, विजिबल वेवलेंथ की होगी, तो वो हमें दिखेगी, जो कलर होगा वो। आ रहा है समझ में? कोई भी कंपाउंड का कलर क्यों दिखता है? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और फिर रिटर्न आता है। रिटर्न आते वक्त वो एनर्जी रिलीज करते आता है, और वो एनर्जी यदि विजिबल के फॉर्म में होगी तो वो आपको दिखेगी जरूर। है समझ में? अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या तो हमारे केमिस्ट्री में जब कोई कंपाउंड कलर शो करता होगा तो उसके 4 रीज़न होंगे। धीरे 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 करके हम पूरे रीज़न 12th तक में कंप्लीट देख लेंगे, चारों रीज़न अप टू योर 12th, एक एक करके। सबसे पहले 4 रीज़न है इसमें। पहला है फजान रूल। फजान नाम के साइंटिस्ट ने बोला था कि जब कोई कंपाउंड में, जब कोई आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाए, मैंने आपको बोला भी था फजान रूल में कि जब कोई कोवैलेंट कंपाउंड में, जब कोई आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाए तब वो कलर शो करने लगता है। लिखो नंबर 1 फजान रूल। अकॉर्डिंग टू फजान, व्हेन in any ionic compound the covalent character is more, then it will start the showing color. वो कलर शो करना स्टार्ट कर देगा। एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सब इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। क्यों है, कैसा है, इसमें हमें नहीं जाना। PbI4 इसकी वजह से। बस इसे एज इट इज़ लिख देना, डोंट वरी अबाउट इट। एक फजान ने बोला था कोई भी कंपाउंड इस दुनिया का कलर 4 रीज़न से शो करेगा अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। दूसरा रीज़न जो अभी यहाँ पे हम आप पहले चारों रीज़न को लिख दो जैसे मैंने लिखा है। दूसरा रीज़न है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, दैट इज़ होमो ल्यूमो। अभी हम देखते हैं क्या होता है। थर्ड है DD ट्रांजिशन, वो हम 12th में देखेंगे। फोर्थ है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, वो भी हम 12th में देखेंगे। देयर आर 4 रीजन्स फॉर कलर। वैसे तो सिमिलर एक ही होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में से आगे गया, बट वो वहाँ रह नहीं पाया तो रिटर्न आया। रिटर्न आते वक्त उसने एनर्जी रिलीज कर दी। वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में होगी, और यदि वो विजिबल होगी तो दिखेगी, UV या IR होगी तो वो नहीं दिखेगी। तो 4 रीज़न इसमें से ये आपको ऐसे लिख देना है। ये अभी हम देखने जा रहे हैं और ये दोनों 12th में देखना है। नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग कंपाउंड कलर शो कब करेगा, इसके लिए पहले हमें ये देखना है होमो ल्यूमो। व्हाट इज होमो? होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिखो, पूरा लिखना है, MO नहीं लिख देना है शॉर्ट में। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ल्यूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बोरॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px1 इक्वल टू पाई 2py1। 2, 4, 6, 8, 10 हो गए। उसके बाद में क्या आता है? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py जो खाली पड़ा है, और उसके बाद में सिग्मा 2pz। बस यहाँ तक आता है सिग्मा स्टार 2pz। इसके बाद में मेरा मिस्टेक हो रहा है। इसके बाद में इसके बाद में आएगा सिग्मा 2pz, और इसके बाद में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। इसमें से सबसे ज़्यादा ये अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है। ये कैसी है? अनऑक्यूपाइड, ये खाली पड़ी है। और ये सारी कैसी है? ऑक्यूपाइड। ये ऑर्बिटल कैसी है?
ऑक्यूपाइड। इसमें से हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली, हाईएस्ट मतलब ये, इसे हम बोलेंगे होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, सबसे ज़्यादा एनर्जी। ये तो लोअर एनर्जी वाली है, ये इसे हम बोलेंगे होमो। बोरॉन की होमो कौन है? तो π2px एंड π2py। और अनऑक्यूपाइड में सबसे नीचे कौन है? ये सारी अनऑक्यूपाइड है, उसमें सबसे नीचे σ2pz है, तो वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड हुई, अनऑक्यूपाइड। तो लिखो एग्जाम्पल, राइट डाउन दी होमो एंड ल्यूमो फॉर बोरॉन B2। बोरॉन के लिए होमो कौन सी है? तो पहले पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, फिर ये होमो और ये ल्यूमो, σ2pz इज ल्यूमो। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, चलो मैं। बोरॉन के बाद में कार्बन, σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, π2px2 इक्वल टू π2py2। आगे ही ऐसे कंटिन्यू में नीचे लिख रहा हूँ, σ2pz2, सॉरी σ2pz खाली है, π*2px2, ए भी खाली है, π*2py, देन σ*2pz। खत्म। अब क्वेश्चन लिखो कि राइट डाउन दी होमो एंड ल्यूमो फॉर कार्बन C2। सी ऑल दीज आर ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, ऑल दीज आर अनऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड में सबसे हाईएस्ट कौन है? ये तो कार्बन के लिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन हो गई? π2px, π2py। और अनऑक्यूपाइड में लोएस्ट कौन सी है? तो ये वाली σ2pz। तो ल्यूमो में लिखो σ2pz। क्लियर? कार्बन की ल्यूमो σ2pz हो गई। आ रहा है समझ में सबको? सबको समझ में आया व्हाट इज होमो एंड ल्यूमो? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखो, जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि राइट डाउन दी होमो एंड ल्यूमो फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। देखो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसमें होमो और ल्यूमो लिखना है। ऑक्यूपाइड कहाँ तक है? पहली बात तो यहाँ तक ऑक्यूपाइड है। इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है? ये, सॉरी यहाँ तक ऑक्यूपाइड है, यहाँ तक, तो सबसे आगे तो ये है। तो ऑक्यूपाइड में हाईएस्ट कौन है? π*2px, π*2py। इलेक्ट्रॉन लिखे तो लिखे, जरूरत नहीं 1 1 जो भी है। अनऑक्यूपाइड में सबसे नीचे बस यही एक है, जो भी बोले आप, σ*2pz। सेम इसमें भी होगा, इसमें भी सेम हो रहा है, होमो π*2px, π*2py और ल्यूमो σ*2pz। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या बोला गया कि यदि आपकी होमो जो नीचे होती है और ल्यूमो ऊपर होती है ना, ये देखो ये होमो है ये, और ल्यूमो आप एनर्जी लेवल डायग्राम करेंगे तो ल्यूमो मतलब अनऑक्यूपाइड ऊपर आएगी और ऑक्यूपाइड नीचे। एनर्जी लेवल डायग्राम में जनरली होमो नीचे आती है कोई भी, और ल्यूमो ऊपर आती है। जब होमो और ल्यूमो में एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, इसकी एनर्जी और इसकी, तब इसका इलेक्ट्रॉन इजीली लाइट में से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा। डिफरेंस कब होगा? तब। और रिटर्न आते वक्त वो एनर्जी रिलीज करता आएगा। देखिए, तो पहले लिखिए, व्हेन द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो इज लेस, व्हेन द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो इज लेस, then the electron of homo will absorb the energy from light। लिखते जाना, electron of homo will absorb the energy from light and will jump to ल्यूमो। ल्यूमो में चला जाएगा। होमो का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ल्यूमो में, एनर्जी क्या करके? एब्जॉर्ब। बट इट विल नॉट स्टेबल देयर, वहाँ पे तो वो नहीं रह पाएगा। That's why it will come return to homo by releasing the energy। एनर्जी क्या करता आएगा? रिलीज इन फॉर्म ऑफ लाइट, by releasing the energy in form of light। And if this light is in visible range, then we can see the color of light। लिखा, if light is in visible range, then we can see the color of light। This is the reason of color according to MOT। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, मैंने आपको क्या बोला था?
रीज़न क्या है कलर का, 4 रीज़न थे उसमें, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला आपको समझ में आया, होमो ल्यूमो वाला, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और यहाँ। अब क्या है, फ्लोरीन में ये गैप छोटा है और ऑक्सीजन में ये गैप बड़ा है, ये बड़ा गैप है ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में छोटा है। तो आपको पता है वेवलेंथ यूवी की सबसे कम देन विजिबल की देन आईआर की, और वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, यूवी देन विजिबल देन आईआर। तो इसमें गैप ज़्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को होमो में से ल्यूमो में जाने के लिए एनर्जी कैसी चाहिए, होमो टू ल्यूमो ऑक्सीजन को ज़्यादा मतलब ये यूवी विजिबल यूवी वाला चाहिए, यूवी। और इसमें फ्लोरीन में गैप कम है, ये मैं आपको समझाने के लिए, इतना भी याद नहीं रखना है, एडवांस में पूछा जाता है जेई में जिसे देना है। इसमें एनर्जी का गैप कम है, इसलिए उसे विजिबल वाला मतलब कम एनर्जी वाला वेव चाहिए ऊपर जाने के लिए। तो ये जाते जाते कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, विजिबल। तो अब देखो ये रिटर्न आते वक्त कौन सी रिलीज करेगा, यूवी, और ये भी रिटर्न आते वक्त विजिबल। हमें कौन सी दिखती है, विजिबल, इसलिए हमें फ्लोरीन का कलर दिखता है और ऑक्सीजन गैस कलरलेस दिखता है, क्योंकि वो यूवी रेंज में रिलीज करता है लाइट, क्योंकि उसमें ये एनर्जी का गैप बड़ा है। लिखना है तो लिख देना, लिखो इन O2 द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो इज वेरी हाई, एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो इज वेरी हाई। So, when its electron returns from LUMO to HOMO, जब इसका इलेक्ट्रॉन रिटर्न आएगा, then it release the energy, then it release the light of UV wave which cannot be seen by naked eye, इसे हम नहीं देख पाएंगे। But in fluorine the energy gap between HOMO and LUMO is less, लिख रहा है ना, energy gap is less. So its electron releases less energy during returning from LUMO to HOMO, that is in visible range. So we can see the color of fluorine, इसलिए हम इसका कलर देख सकते हैं। And that's why सारे ये सारे जो है ना वो सबके कलर है, देखो फ्लोरीन का कलर लाइट येलो, इसका ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन, वायोलेट, ड्यू टू होमो ल्यूमो। इसका कलर क्यों है, ड्यू टू होमो एंड ल्यूमो। लिख लेना, कलर भी लिख लेना, आया समझ में। अब एक बात याद रखना, यहाँ से लेके मैंने जितना आपको करवाया है, यहाँ से कलर से लेके ये आपका नॉट फॉर बोर्ड और गुजकेट की एग्ज़ाम के लिए नहीं, लिख लेना। इवन नॉट फॉर नीट, जेई मेन और जेई एडवांस के लिए आपको याद रखना है तो आप रख सकते। इट इज़ एक्स्ट्रा फॉर यू, रीज़न फॉर कलर, ये होमो ल्यूमो वाला सारा ये पूरा क्लियर। एक लास्ट थियरी हम देख लेते हैं, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया है तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसे भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस थियरी में क्या बोला है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनती है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल की लीनियर कॉम्बिनेशन होने से दो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। आपको पता है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का एक मॉडल है जिसे हम बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल को हम या तो कोई भी ऑर्बिटल एटॉमिक हो या मॉलिक्यूलर, उसे हम जाई के फॉर्म में बताते हैं, इट इज जाई या साई, इट इज ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल का सिंबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेव फंक्शन। इसे क्या लिखते हैं, वेव फंक्शन। तो इस थियरी में क्या बोला है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर, तब मॉलिक्यूलर, एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ये वैसे तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम ए, जाई मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, ए मतलब एक एटम, बी मतलब दूसरा एटम, जाई मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। फर्स्ट एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे की उसका कॉम्बिनेशन प्लस या माइनस, मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो सकता है या तो नेगेटिव। ऐसा होने से ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। इट इज़ फॉर ऑर्बिटल, ये समझने के लिए है, समझ में आ रहा है तो समझना, अदरवाइज डोंट वरी अबाउट इट। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो जाए या तो नेगेटिव।
पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। मैंने आपको समझाया था, लिखो फर्स्ट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ ओवरलैपिंग। लिखा फर्स्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लिखो इट इज फॉर्म बाय पॉजिटिव ओवरलैपिंग that is constructive interference. It is formed by positive overlapping, that is constructive interference of two atomic orbital, दो एटॉमिक ऑर्बिटल का। मतलब मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे है, ये वेव है, वेव मतलब इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, और दूसरे एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल भी ऐसे है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दोनों ऐसे प्लस प्लस वाले साइन कंबाइन हो जाए तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और एक बड़ा मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बन जाएगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी प्लस होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यदि माइनस होता तो एंटी बॉन्डिंग बनता, लिखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट इज फॉर्म बाय नेगेटिव ओवरलैपिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव, मतलब नेगेटिव, फर्स्ट की एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे की एटॉमिक ऑर्बिटल, और बनेगी एंटी बॉन्डिंग, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। कैसे? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, मतलब एक का प्लस वाला साइन आया और दूसरे का आया माइनस वाला साइन। अब ये वेव जो है ना, ये वेव का एम्पलीट्यूड, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और इसे हम बोल देंगे ये छोटा सा बन गया। इसे हम जनरली प्लस नहीं लिखते हैं, ये माइनस हुआ, ये इसमें से माइनस हो गया, तो ये जो बना ना मेरा ये प्लस माइनस वाला, इसे हम बोलते हैं साइन स्टार MO, और एंटी बॉन्डिंग ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी, दूसरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम साइन MO बोलते हैं, इसे साइन स्टार MO भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बनती है, ये नेगेटिव। क्लियर? बस ये शॉर्ट में याद रख लो ना, आपका बात काम हो गया आपका। क्लियर? तो आज के सेशन में आई थिंक हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वाला सारा पोर्शन कंप्लीट कर दिया, और आज का सेशन स्पेशली थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप का था। सो यदि कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो डोंट वरी अबाउट इट। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने कल के सेशन में ज़्यादातर कंप्लीट कर दिया था। तो कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नई थियरी, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।